हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, मतलब रिवर बतानी है। वो कौन सी रिवर है जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में क्या करती है, सीमा बनाती है। किसके बीच में? अमेरिका और मैक्सिको के बीच में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रियो ग्रांडे रिवर। कौन सी रिवर? रियो ग्रांडे नदी। जो रियो ग्रांडे नदी है ये किसके बीच में रिवर वो बनाती है सीमा? अमेरिका और मैक्सिको के बीच। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इसके जो ऑप्शन है इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। जो सेंट लॉरेंस है, कौन सी रिवर? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा और यूएसए के बीच सीमा। जो सेंट लॉरेंस रिवर है, कौन सी रिवर? सेंट लॉरेंस रिवर, वो किस किस के बीच सीमा साझा मतलब सीमा बनाती है? कनाडा और यूएसए में। अभी हम आपको मैपिंग में ये देश दिखाने वाले हैं, कौन कौन से? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। जो हडसन नदी है ये यूएसए के शहर, जो यूएसए का शहर नॉर्वे, कौन सा? नॉर्वे है, ये हडसन नदी के किनारे पर है। कहां पर है? हडसन नदी के किनारे। जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी, कौन सी नदियां? मिसिसिपी, मिसौरी नदी, ये जैसे हमारे भारत में गंगा और यमुना का संगम होता है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका में यानी यूएसए में मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का संगम है। ये ना नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी बड़ी नदी है। कौन सी? मिसिसिपी। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। तो मतलब इसकी मैपिंग देख लेते हैं हम आगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग। क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के जो उत्तर में है आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन। और पूरब में है अटलांटिक ओशियन। क्या है? अटलांटिक ओशियन। और पश्चिम में पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और इसके दक्षिण में है कैरिबियन सागर। कौन सा? कैरिबियन, जो ये है कैरिबियन सागर। कहां पर है? दक्षिण में। तो यहाँ पे समझ लेते हैं हम। देखो ये है, यहां से ये है कनाडा। क्या है ये? कनाडा। और ये है यूएसए। और यहां से है मैक्सिको, जो ये लिखा है, ये क्या है? मैक्सिको। तो ये है सेंट लॉरेंस रिवर। कौन सी? अभी हमने वापस सॉल्व किया था। जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये कनाडा और यूएसए के बीच में क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी रिवर? सेंट लॉरेंस रिवर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। जो कनाडा और यूएसए के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस रिवर। और यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे रिवर। कौन सी? अभी हमने आगे सॉल्व किया था। जो रियो ग्रांडे रिवर है वो किस किस के बीच में सीमा बनाती है? यूएसए और मैक्सिको के बीच में। तो यहाँ से इसके बारे में समझ लेते हैं। जो रियो ग्रांडे रिवर है वो कितने किलोमीटर? 3051 किलोमीटर। कितना? 3051 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोलोराडो से कहां से? मैक्सिको की खाड़ी तक। ये है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। तो जो रियो ग्रांडे रिवर है इसका जो जल है वो कहां पर गिरता है? मैक्सिको की खाड़ी में।
अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती है। तो अभी अभी हमने बताया था अमेरिका और मेक्सिको के बीच में जो सीमा का कार्य करती है वो कौन सी रिवर करती है, वो करती है रियो ग्रांडो रिवर। हाल ही में अमेरिका न्याय विभाग ने तो जो ये क्वेश्चन है तो ये करंट अफेयर्स में क्यों आया है, ये तो ओल्ड मतलब ये तो नॉर्थ अमेरिका की जानकारी मतलब पहले से है, तो ये क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स में क्यों आया है, इसकी जानकारी के लिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हाल ही में अमेरिका न्याय विभाग ने, किसने, अमेरिका न्याय विभाग ने मेक्सिको से प्रवासियों को पार करने से, कहां से, मेक्सिको से प्रवासियों को पार करने से रोकने के लिए रियो ग्रांडो नदी में क्या फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सास राज्य और उसके रिपब्लिक गवर्नर ग्रेग एबोट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। तो इस क्वेश्चन का करंट में आने का जो कारण है वो है अमेरिका न्याय विभाग जो मेक्सिको के प्रवासी है, कौन है प्रवासी, उन्हें पार करने से रोकने के लिए किसने रियो ग्रांडो नदी में क्या लगा दिया गया है, फ्लोटिंग बैरियर। क्या लगाने के लिए, फ्लोटिंग बैरियर लगाने के लिए टेक्सास राज्य और उसके रिपब्लिक गवर्नर ग्रेग एबोट के खिलाफ क्या हुआ है, मुकदमा दायर किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया हो। तो आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सिटीज, कौन सा, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेंगलुरु। कौन बना है, बेंगलुरु। तो जो वाराणसी है ये एससीयू की संस्कृति एवं पर्यटन राजधानी, एससीयू की संस्कृति एवं पर्यटन राजधानी कौन है, वाराणसी। ये क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र किसका है ये, प्रधानमंत्री यानी पीएम निर्वाचन क्षेत्र किसका है, पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी। कौन सा, वाराणसी। तो जो एससीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर होस्ट हुए हैं, भारत में। कहां पर, भारत में 2023। तो आगे समझ लेते हैं ऑप्शंस। जो दिल्ली है ये सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखने वाला पहला शहर बन गया है। कौन सा, दिल्ली। जो मुंबई है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो मुंबई है क्या चुना गया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो अंडर वाटर टनल, ये कहाँ शुरू की गई है, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। तो जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है, किसको चुना गया है, मुंबई को। जो अंडर वाटर टनल योजना है ये कहाँ पर शुरू की गई है, मुंबई में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसे देखते हैं। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कौन सा, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म यानी WCCF की जो स्थापना है कब हुई थी, 2012 में। कब हुई थी, 2012 में। लंदन के जस्टिस सिमस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने, लंदन के जस्टिन सिमस। 2015 में महारानी एलिजाबेथ ने लंदन में संस्कृति में जस्टिन सिमस के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी। तो जो इसको मान्यता दी 2015 में, वो किसने दी, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो जो बेंगलोर है इसका जो करंट अफेयर्स में अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें समझ लेते हैं। WHO के द्वारा हेल्थ सिटीज अवार्ड, जो WHO है उसके द्वारा बेंगलुरु को क्या दिया गया है, हेल्थ सिटीज अवार्ड। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी कहां पर है, जो हमारे भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी है कहां पर है, बेंगलोर में। कहां पर है,
बेंगलोर में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, सबसे बड़ा एयर शो कहाँ पर है? बेंगलोर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर समझ लेते हैं हम, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पूछेगा तो ये है बेंगलुरु में। और यहाँ पे पूछे भारत का पहला 3D प्रिंटेड, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर पूछे, क्या पूछे? मंदिर। तो मंदिर कहाँ पर है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है वो है तेलंगाना में। कहाँ पर है? सॉरी, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा, जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस पूछा तो ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। अगर यहीं से क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ पर है तो ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसरो, तो यहाँ से इसरो के बारे में समझ लेते हैं। जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर। जो बेंगलोर है वो किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। किसकी? कर्नाटक की। तो इसरो के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। जो इसरो है, इसरो, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी फुल फॉर्म है? इसरो की। तो इसरो की जो स्थापना वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। किसकी स्थापना? इसरो की। तो इसरो की जो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलोर में। अब यहाँ पे एक और पॉइंट छूटा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो तीसरा क्वेश्चन है, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार है 2023 का, ये मिला है शंकरी चंद्रन को। किसे मिला है? शंकरी चंद्रन को। तो यहाँ से ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। जो एनी एनॉक्स, कौन है? एनी एनॉक्स, इन्हें मिला है साहित्य, जो एनी और एनॉक्स है इन्हें मिला है साहित्य नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य नोबेल पुरस्कार 2022 का। कब का? 2022 का। जो शिवाशंकरी है, कौन? शिवाशंकरी है शिवाशंकरी जी को सूर्यवंशम के लिए, किसके लिए? इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? सरस्वती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान 2022 का। कब का? 2022। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। जो जॉर्जिया गोस्पोदिनोव है इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कौन सा प्राइज? बुकर प्राइज 2023। तो जो जॉर्जिया गोस्पोदिनोवा इन्हें क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का। किसको मिला है? जॉर्जिया गोस्पोदिनोवा। तो यहाँ से समझ लेते हैं, श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका, कहाँ की रहने वाली है ये? इसका मतलब है श्रीलंकाई मूल की। इसका मतलब क्या होगा? जो ये लेखिका है शंकरी चंद्रन, ये कहाँ की है? श्रीलंका की। कहाँ की है? श्रीलंका की। ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन अपनी पुस्तक चार्टाम एट
सिनामन गार्डन्स के लिए साहित्यिक पुरस्कार 2023 जीता है? चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स परिवार, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी है। जो ये कहानी है ये किसके बारे में है? परिवार, यादों, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी है। यह माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार एक ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो सर्वोच्च साहित्यिक योग्यता वाला हो। कैसा हो? सर्वोच्च साहित्यिक योग्यता वाला हो और ऑस्ट्रेलियाई जीवन को उसके किसी भी चरण में प्रस्तुत करता हो। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत, कौन सी चोटी? माउंट अरारत, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी ऊंचाई कितनी है? 16,854 फीट। कितनी है? 16,854 फीट को किसने फतेह किया है? जो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरारत, इसको मतलब इस पर फतेह किसने हासिल की है? इस क्वेश्चन में राइट आंसर बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नीतीश सिंह। किसने की है? नीतीश सिंह ने। तो यहां से समझ लेते हैं इसके ऑप्शन। जो विराट चंद्र है ये माउंट किलिमंजारो, जो विराट चंद्र है ये सबसे कम उम्र के मतलब कहां पर? माउंट किलिमंजारो पर फतेह हासिल करने वाले ये कहां पर है? माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की चोटी। जो कामिरीता शेरपा है ये माउंट एवरेस्ट। कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार फतेह हासिल की है? 28 बार। कितनी बार? 28 बार। जो माउंट एवरेस्ट चोटी है कहाँ की है? नेपाल की। कहाँ की है? नेपाल की। जिसे किसके नाम से जाना जाता है नेपाल में? सागर माता के नाम से। किसके नाम से? सागर माता के नाम से। तो फर्स्ट पे कौन है? जो कामिरीता शेरपा है ये फर्स्ट नंबर पर है माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाने वाले, और सेकंड नंबर पर है पशांग दावा शेरपा। कौन है? पशांग दावा शेरपा। किस पर? माउंट एवरेस्ट पर। तो यहाँ से इसके बारे में समझ लेते हैं। गोरखपुर के अंतरराष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अपनी उपलब्धियों में एक और इजाफा किया है। तो ये जो नीतीश सिंह कहाँ के हैं? गोरखपुर के। कहाँ के हैं? गोरखपुर। उन्होंने तुर्की की सबसे ऊंची व दुर्गम चोटी माउंट अरारत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 16,854 को फतेह कर भारत का तिरंगा फहराया है। नीतीश सिंह माउंट अरारत की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय, कौन से नंबर के भारतीय, मतलब कौन से नंबर के बने हुए हैं? पहले नंबर के, जिन्होंने टर्की की सबसे ऊंची चोटी पर क्या किया है? भारत का तिरंगा फहराया है। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? बाघ गणना के अनुसार जो भारत का राज्य है, कौन सा राज्य है भारत का जिसमें सबसे अधिक बाघ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बाघों की संख्या कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। जो कर्नाटक है यहाँ पर सबसे अधिक संख्या किसकी है? एलिफेंट की। किसकी? एलिफेंट की। और जो बिहार है यहाँ पर पक्षियों की प्रजाति सबसे अधिक क्या है? बिहार में पक्षियों की प्रजाति देखी गई है। पक्षियों की प्रजाति कहाँ पर देखी गई है? ये बिहार में। और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर मवेशियों की संख्या, किसकी? मवेशियों की संख्या। मवेशियों की संख्या कहाँ पर अधिक देखी गई है? उत्तर प्रदेश में। और पक्षियों की जो प्रजाति है वो कहाँ पर सबसे अधिक देखी गई है? वो देखी गई है बिहार में। कर्नाटक में एलिफेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में अब राष्ट्रीय पशु संख्या 3,682 पर पहुंच गई है। कितने पर? 3,682 पर। वर्ष 2018 में ये संख्या कितनी थी? 2,967 थी। तो अभी जो पशु संख्या है ये कितनी है?
3682 और ये जब 2018 में कितनी थी 2967। इस लिहाज से देखें तो पिछले 4 सालों में बाघों की आबादी में कितनी बढ़ोतरी हुई है 715 की बढ़ोतरी हुई है। कितने की 715 की बढ़ोतरी हुई है किसमें बाघों की आबादी में। देश में पिछले 4 सालों में बाघों की आबादी में सबसे बड़ी वृद्धि मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। तो 4 सालों में जो बाघों में वृद्धि हुई है वो सबसे अधिक कौन से राज्य में मिली है मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। देश के सबसे अधिक बाघों की आबादी वाले राज्य में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा है, उत्तराखंड तीसरे पे और जो महाराष्ट्र है इसका नंबर है 4th। कौन सा है 4th। 9 अप्रैल को मैसूर में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर कितने साल पूरे होने पर 50 साल पूरे होने पर पूरे देश में कुल बाघों की जनसंख्या यानी 3167 बताई थी। कितनी बताई थी 3167। हालांकि बाघों की गणना का कार्य चल रहा था, फाइनल आंकड़ा 3682 बाघों तक पहुंचा। कितने तक 3682। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंग्लैंड। जो क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड है ये कहाँ के हैं इंग्लैंड के। इन्होंने क्या लिया है हाल ही में संन्यास लिया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ के खिलाड़ी सैनबर्न जिनका हाल ही में क्या हो गया है निधन हो गया है। कहाँ के हैं ये ऑस्ट्रेलिया के। जो श्रीलंका है यहाँ के श्रीलंका के खिलाड़ी लाहिरू थ्रिमाने। कौन है लाहिरू थ्रिमाने। इन्होंने क्या लिया है अभी अभी संन्यास लिया है। किससे क्रिकेट से। बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर। कौन है मुस्तफिजुर। इन्होंने भी क्या लिया है हाल ही में संन्यास लिया है। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस है ये कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 30 जुलाई को। कब मनाया गया है 30 जुलाई को। तो यहाँ से समझ लेते हैं ऑप्शंस। जो 28 जुलाई है इसको मनाया गया है हेपेटाइटिस दिवस। और मनाया गया है प्रकृति संरक्षण दिवस। कब मनाया गया है 28 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया गया है बाघ इंटरनेशनल टाइगर डे। कब मनाया गया है ये 29 जुलाई को। 27 जुलाई को मनाया गया है CRPF। इसका कौन सा संस्करण बनाया 85वां। कौन सा 85वां स्थापना दिवस किसका CRPF का। तो यहाँ से इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्ष 2023 की जो थीम है वो है मित्रता के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना। क्या है इसकी थीम मित्रता के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना यानी शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। क्या है इसकी थीम शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2011 में अंतरराष्ट्रीय मैत्री दिवस को अपनाया था। कब अपनाया गया है इसे 2011 में। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो सबसे पहले हम ISSF के बारे में समझ लेते हैं। यहां से इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या होगी इसकी फुल फॉर्म ISSF की इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन।
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। जो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी में। कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में। किसका? ISSF का। तो जो ISSF है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1907 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चीन। क्या होगा? चीन। तो यहां से समझ लेते हैं जो भारत है इसमें ICC 2023 होस्ट होने है। कहाँ पर? भारत में। जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर होस्ट हुए थे? ये ऑस्ट्रेलिया में। और जापान में टोक्यो, जापान में टोक्यो ओलंपिक, समर ओलंपिक 2021-22 सॉरी 2020-21 के कहाँ पर हुए थे? जापान। तो इसके बारे में यहां से समझ लेते हैं। चीन ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन साउथ कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में किया गया। कहां पर किया गया था? इसका जो आयोजन है वो किया गया था साउथ कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में। कहां पर? साउथ कोरिया के चांगवोन शूटिंग रेंज में। भारत के प्रभावशाली प्रदर्शन से ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते हैं। किसने? भारत ने। कितने पदक जीते हैं भारत ने? 17। 6 स्वर्ण, 6 ही रजत और 5 कांस्य। दूसरे स्थान पर रहा है हमारा भारत। कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे पर। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रेंजर दिवस है कब मनाया गया? ये मनाया गया है 31 जुलाई को। कब मनाया गया है ये? 31 जुलाई को। तो 26 जुलाई को क्या मनाया गया है? कारगिल दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को। कब मनाया गया है? 31 जुलाई को। 26 जुलाई को क्या मनाया गया है? कारगिल दिवस। कारगिल जो 27 जुलाई है इसको क्या मनाया गया है? CRPF। कौन सा स्थापना दिवस? 85 में। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस। क्या मनाया गया है? हेपेटाइटिस दिवस। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। तो जो MS धोनी है ये 250 IPL, कितने? 250 IPL खेल चुके हैं। कौन? MS धोनी। जो मोहम्मद शमी है इन्हें पर्पल कैप। कौन सा?
पर्पल कैप 2023 किसको मिला है? मोहम्मद शमी। पर्पल कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे अधिक विकेट लेता है। शुभमन गिल, इन्हें मिला है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप 2023 किसको? शुभमन गिल को। ये सबसे अधिक रन बनाने वालों को मिलता है। भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बने? दूसरे नंबर के भारतीय गेंदबाज बन गए। रविचंद्रन अश्विन ने पूर्व भारतीय गेंदबाज यानी हरभजन सिंह को क्या किया है? पीछे छोड़ दिया है। किसको? हरभजन सिंह को। त्रिनिदाद टेस्ट में वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन के 712 अंतरराष्ट्रीय विकेट हो गए। कितने हो गए थे? 712। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन के नाम 711 विकेट है। इसमें एशिया 11 की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल है। कितने विकेट शामिल है इसमें? 4। अब भारतीय खिलाड़ियों में रविचंद्रन अश्विन विकेट के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले 953 से पीछे है। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? किसका? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा किया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन? नरेंद्र मोदी द्वारा। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? जो ऑस्ट्रेलिया है इसके केंद्रीय बैंक की जो पहली महिला गवर्नर बनी है वो है मिशेल बुलोक। कौन है? मिशेल बुलोक।